द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल एक के बाद एक मसलों में अब फंसता चला जा रहा है। पहले उसके साथ अमेरिका खड़ा था तो गाजा पट्टी पर लगातार वो हमला कर रहा था। उसे लगा कि सारी ताकत हमारे साथ है, लेकिन जिस तरीके कृत्य आज इजराइल ने कर दिया है उससे अमेरिका भी उससे अब दूरी बना रहा है। दरअसल इजराइल ने सारे कानून तोड़ दिए हैं, हथियारों का इस्तेमाल किया है कानून तोड़कर, और इसीलिए अमेरिका ने अब उसको बड़ी बात कही है, जिसकी वजह से उसकी हालत बिल्कुल ख़राब बताई जा रही है। अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आने लगा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अमेरिका की ओर से दिए गए हथियारों का इस्तेमाल गाजा में हुआ है। बाइडेन प्रशासन ने यह भी कहा है कि इजराइल ने अमेरिकी हथियारों का गाजा में इस्तेमाल किया है, जिससे संभव है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हुआ है। युद्ध जारी होने के कारण अमेरिकी अधिकारियों के पास अभी इसके पूरे सबूत नहीं हैं। अमेरिका के सहयोगी देश ने गाजा युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है संबंधी उचित सबूतों वाली रिपोर्ट अमेरिकी संसद में पेश की जाने वाली है। इसे बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों की ओर से इजराइल के खिलाफ अब तक की सबसे कठोर टिप्पणी मानी जा रही है। बता दें, अमेरिका इजराइल से बार बार आग्रह कर रहा था कि वो रफ़ह पर हमला ना करे। इजराइल ने अमेरिका के विरोध को दरकिनार करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुरोध को भी ठुकरा दिया था। इजराइल ने गाजा के दक्षिणी शहर रफ़ह पर हवाई हमला कर दिया, जबकि मना किया गया था। जब लेबनान से तकरार बढ़ रही थी तब भी मना किया गया था, क्योंकि लेबनान की तरफ अगर गतिरोध बढ़ेगा तो हिजबुल्लाह एक्टिव हो जाएगा। हिजबुल्लाह एक्टिव हो जाएगा तो इजराइल की ऐसी की तैसी हो जाएगी, क्योंकि ये हिजबुल्लाह ही था जिसने इजराइल से 31 दिनों तक युद्ध किया था। और उस समय हिजबुल्लाह की ताकत बहुत कमज़ोर थी। उस समय हिजबुल्लाह ऐसा नहीं था कि वो लड़ सके किसी देश से, लेकिन उस समय भी जिस तरीके से ताकत दिखाने की कोशिश हिजबुल्लाह की तरफ से की गई थी इजराइल के खिलाफ, वो ये दर्शाता है कि कैसे इजराइल घिर चुका था। इजराइल उस समय 31 दिनों तक संघर्ष करा था। भले इजराइल की लास्ट में जीत हुई थी, लेकिन 31 दिनों तक जो देश अपने आप को ये कहे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे पास सर्वश्रेष्ठ हथियार हैं, मेरा मुकाबला कोई कर नहीं सकता, मेरे पास आयरन डोम जैसी तकनीक है कि मेरे ऊपर कोई रॉकेट से हमला करेगा तो रॉकेट अपने आप उसके रडार को आयरन डोम कैप्चर कर लेगा और उसको उसी तरफ भेज देगा या उसको वहीं पर ध्वस्त कर देगा। ऐसी तकनीक जिस देश के पास हो, उससे 31 दिनों तक भिड़ंत करना अपने आप में बड़ी ताकत को दर्शाता है, और यही हिजबुल्लाह के पास थी और इसी ताकत से हिजबुल्लाह लड़ रहा था। अमेरिका ने मना किया था कि लेबनान की तरफ गतिरोध मत बढ़ाओ, लेकिन उस समय अमेरिका के सहयोग से कह लीजिए या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अंदर की हठधर्मिता कह लीजिए, या अपने आप को इस अहमन्यता में चूर कर लेना कि मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूं जो कुछ हूं, इस अहमन्यता में आकर उन्होंने अमेरिका की बात को दरकिनार कर दिया था। उस वक्त भी अमेरिका नाराज हुआ था। कई वजह हैं कि अमेरिका ने कई मौक़ों पर यह कहा है कि जिस तरीके का जो रवैया रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का, वो ठीक नहीं रहा है। अब आप सोचिए कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया, जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया, एक के बाद एक अटैक, तब इनके आयरन डोम की, इनकी सारी तकनीक की सबकी पोल खुल गई थी। मतलब आप समझते हैं कि कहीं से हमला होता है, उसके पहले कुछ चीज़ें होती हैं, हमला होने के बाद चीज़ों पता, लेकिन जिस तरीके से हमास ने स्ट्रेटजी बनाई थी, प्लानिंग बनाई थी, उस प्लानिंग पे पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो गया था। इसको समझ ही नहीं आ रहा था अब करे तो करे क्या। अमेरिका इजराइल से बार बार आग्रह कर रहा था कि वो रफ़ह पर हमला ना करे। इजराइल ने अमेरिका के विरोध को दरकिनार करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुरोध को भी ठुकरा दिया। इजराइल ने गाजा के दक्षिणी शहर में भी हमला किया। इस हमले में महिलाओं और बच्चे समेत कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी जब पहली बार हमला किया गया था, और इसी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी फजीहत हुई थी। यहां तक कि बड़े बड़े देशों ने कहा था कि इजराइल द्वारा जो युद्ध है वो युद्ध नहीं है, ये नरसंहार की श्रेणी में आता है, क्योंकि महिलाओं और बच्चों को मारना ये कहाँ का न्याय है। आप हमास से लड़िए, हमास को खत्म करने का दावा करके गाजा पट्टी पर आप हमला कर रहे हैं, गाजा पट्टी के मासूम लोगों को काल के गाल में भेजने का काम कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है, ये कैसी आपकी व्यवस्था है। इस पर सवाल खड़ा किया था हर एक देश ने। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी कहा था कि इस तरीके की चीज़ें जो की जा रही हैं इजराइल के द्वारा, वो ठीक नहीं है, और इजराइल जितना जिम्मेदार है उतना अमेरिका भी जिम्मेदार है। इस नरसंहार का जब भी कभी जिक्र होगा, अमेरिका को भी उसी कटघरे में खड़ा किया जाएगा जहां इजराइल को खड़ा किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका साथ खड़ा था। अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई करी, अमेरिका ने सेना की सप्लाई करी। आज अमेरिका की क्या हालत है। आज अमेरिका और बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल के बीच की मतभेद की तस्वीरें भी अब धीरे धीरे सामने आने लगी, क्लियर होने लगी हैं। पिक्चर लगभग क्लियर हो रही है, और खबरों के आने के बाद यह समझा जा सकता है कि स्थितियां आखिरकार क्या है। इजराइल की तरफ से किए गए इस हमले के बाद माना जा रहा था कि अमेरिका से उसके संबंध और बिगड़ सकते हैं। अब स्थिति कुछ ऐसी ही बनती दिखाई दे रही, नजर आ रही है।
दरअसल रफा पे हमले से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि उनकी सेना के पास हमास से लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार हैं। इजराइल अकेले ही हमास के लिए काफ़ी है। हमास के खिलाफ युद्ध को 7 माह हो गए हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में लगभग 35,000 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। जंग तब शुरू हुई थी जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था। ये आतंकी कहते हैं हमास को, जबकि हमास की जंग क्या है आप बखूबी जानते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको हमास की जंग के पीछे का कारण स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ये आज की कहानी नहीं है। ज़मीन के टुकड़े को लेकर छिड़ी हुई ये जंग आज की नहीं है। फिलिस्तीनियों पर हुए अत्याचार के बदौलत हमास एक्टिव हुआ और हमास ने यह हमला शुरू किया। दरअसल कई दिनों से आप देख रहे थे, अगर फिलिस्तीनियों के इतिहास की हम बात करें, यहाँ पर जब यहूदी आए और भारत देश ने हमेशा से ही, चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री, तब भी उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। फिलिस्तीनियों की जो जगह है, जो ज़मीन है, उस पर इजराइल कब्जा नहीं कर सकता है। और आज की डेट में भी वही चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही। भारत अब इजराइल का समर्थन नहीं कर रहा है। हर मोड़ पर वो कह रहा है कि हाँ, 2 गणराज्य बनने चाहिए, 2 अलग अलग देश बनने चाहिए। इजराइल को इजराइल अपने हद में रहे और फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। और इसी हक के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने मजहब को बचाने के लिए ये आंदोलन हमास की तरफ से छेड़ा गया था। लेकिन जो कृत्य इजराइल की तरफ से किया गया, क्या वो युद्ध की श्रेणी में आता है? क्या वो दर्शाता है जिस तरीके से कृत्य किया जा रहा था? और अमेरिका जिस तरीके से खड़े होकर इसमें पूरी तरीके से एक अलग रोल निभा रहा था कि कुछ नहीं करो युद्ध, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो अमेरिका को भी अब समझ में आने लगा कि बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि इजराइल जब अपने लोगों की बात नहीं सुन रहा तो अमेरिका की बात क्यों सुनेगा? आप देखिए कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जाइए, वहाँ की सड़कों पर आंदोलन चल रहे हैं। वहाँ के सड़कों पर लोग पोस्टर लेकर पहुँच रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हमारे लोगों को बचाने के बजाय आप गाज़ा पट्टी पर हमला करके उनके घरों से उनके छत छीन रहे हैं, उनके माँ बाप को छीन रहे हैं, बच्चों को अनाथ कर रहे हैं, बच्चों को विकलांग बना रहे हैं। बच्चों की दशा और दिशा की तस्वीरें अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से गाज़ा पट्टी की देख लेते तो आपके आंखों में डर बैठ जाता, आंसू तो आता, वो पत्थर बन जाता, क्योंकि जिस तरीके की वहाँ तस्वीरें थी वो देखने लायक नहीं थी। किसी बच्चे का हाथ गायब है, किसी बच्चे का सर गायब है, बच्चों की ऐसी मार्मिक तस्वीरें। आप समझिए कि शेल्टर होम पर हमले किए जा रहे थे, अस्पतालों पर हमले किए जा रहे थे, ईंधन की कमी हो गई थी। कुछ ऐसी माएँ भी थी जो समय से पहले ही माँ बन गई। आप समझिए उनका समय आता, प्री मैच्योर बेबी हो गया, और जो प्री मैच्योर बेबी होता है उसको तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, उसको बाकायदे मशीन में रखा जाता है। लेकिन मशीनें चले कैसे? ईंधन ही नहीं था। वो सारे बच्चे काल के गाल में समा गए। ये पूरा मुल्क देख रहा था, हर मुल्क देख रहे थे। तो इसीलिए सवाल सबने खड़ा किया कि जो ये इजराइल ने किया है गाज़ा पट्टी पर, जो आतंक फैलाया है, जो नरसंहार किया है, इसका बदला लिया जाएगा। और फिर उसके बाद लेबनान का एक्टिव हो जाना, यमन में हुती का एक्टिव हो जाना, उधर से ईरान का भी एक्टिव हो जाना। ईरान भी इस हमले में आ गया, क्योंकि ये सारे ईरान समर्थित संगठन हैं। हुती ने तो यहाँ तक कह दिया था कि लाल सागर से व्यापार नहीं कर सकते हो। ब्रिटेन ने बहुत कोशिश की, अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि यहाँ के व्यापार शुरू कर दे, कि वो लाल सागर का जो रास्ता है वो छोटा रास्ता, उससे व्यापार हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और आज ये पूरा विश्व देख रहा है कि अमेरिका और इजराइल की अब नहीं बन रही है। अब इजराइल का क्या होगा, इस पर सवाल है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।